कार्तिक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि आप किस तरीके से अपने क्लास 11th का सिलेबस फॉर जेईई मेंस इन 20 to 22 डेज खत्म कर सकते हैं। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको यही बता दूं कि 11th का सिलेबस इन 20 to 22 डेज कंप्लीट ओवरऑल 100% कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ द 11th कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं जो चैप्टर्स आपको बताऊंगा, अगर आप वो चैप्टर्स करते हैं 20 to 22 डेज, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपका 11th का सिलेबस 50 to 60% कवर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है, अगर आप बिना 11th का सिलेबस करके जाते सिर्फ 12th पर डिपेंड करते तो शायद उतना स्कोर ना पाता। पर अगर आप 11th का 50 to 60% सिलेबस भी कर लेते हो तो आपकी जो है रैंक ओवरऑल पहले से बूस्ट हो जाएगी। तो जितने आपने सोच रखे थे कि जितने आपके नंबर आते उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक आ जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार 11th के टॉपिक पे आने पे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप फिजिक्स में कितने चैप्टर्स कर सकते हैं जिससे आपकी रैंक जो है वो डेफिनेटली अच्छी खासी बूस्ट हो जाएगी। तो यार जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट में कि सबसे पहले फिजिक्स में अगर मैं देखूं तो मेरे पे चैप्टर नंबर 1 में मैंने रखा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एक बार मैं सारे चैप्टर्स दिखा देता हूँ कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं 11th के। यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनामेटिक्स, एनएलएम, वर्क एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम, वेव एंड आपका थर्मल फिजिक्स। तो यार मैंने यहाँ पे ये बता रखा है कि आपको कौन कौन से चैप्टर करके जाने। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो है वो आपको डेफिनेटली करना है, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन से एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हर मेंस के हर पेपर में जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और ये स्कोरिंग होता है, तो ये करके जाना है। और यहाँ दिख भी रखा है कि यहाँ पे इसको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं, बस 1 से 2 घंटे लगेंगे। अगर आप ये टॉपिक पढ़ जाते हो तो आपका एटलीस्ट समझो 4 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं, ठीक है ना। अगर हम दूसरा टॉपिक है हमारा काइनामेटिक्स, तो काइनामेटिक्स को भी अगर आपको प्रिपेयर करना है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सब में डिफरेंट रिलेशंस हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल, वो सब आपको आना चाहिए। और उन सबको पढ़ने में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आपको लगने, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। और ये जो टाइम है ये सिर्फ थ्योरिटिकल है, मतलब आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप इन चैप्टर्स को जो है एकदम कमांड में नहीं लेके आ पाओगे। ओके, तो थर्ड चैप्टर आपको एनएलएम भी करके जाना है, क्योंकि स्कोरिंग है। फोर्थ चैप्टर है आपको वर्क एंड एनर्जी, जिसको करने में आपको कम से कम बस 3 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं है। ओके, अगर आप पर डे हर चैप्टर को एक दिन देते हो, रोज के 1-2 घंटे जितना उसमें टाइम लिखा है और अपने हिसाब से, तो आप जो है इनकी थ्योरी भी अच्छे से कमांड पा लोगे और साथ ही साथ इनके क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से कवर कर पाओगे। ओके, फिफ्थ चैप्टर आपका सेंटर ऑफ मास। तो यार सेंटर ऑफ मास में मैंने पूरा नहीं कहा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पूरा उसको कवर करना, उसमें अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जिसपे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपको समझ लो आपको 12 से 16 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जैसे इसमें टॉपिक है मोमेंट कंजर्वेशन, ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, एक पूरा सिस्टम दे दिया जाएगा, जैसे 4 बॉल्स लगा दी तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, जैसे स्फीयर का क्या होता है ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे एक स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर रिमूव कर दिया तो बताओ बाकी का सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक को कर लो सेंटर ऑफ मास में, तो इन्हीं में आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा। एंड बाकी जो है अगर आप कवर कर लोगे तो अच्छे खासे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। रोटेशन सबसे टफ माना जाता है, तो रोटेशन में मैंने सारा नहीं रखा, सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन आता है, हर पेपर में आता है। 4 नंबर स्कोरिंग है, करके जाओ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है। और नॉलेज रख लो कि कुछ जनरल टर्म जैसे ओमेगा, अल्फा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया तो आपको पता हो कि ये चीज़ क्या है, ओमेगा क्या है, अल्फा क्या है, तो पता होगा तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको कवर करने में। और फिर आपका चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। तो यार मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने क्लास 12 अगर आप जेईई मेंस दे रहे हो तो डेफिनेटली आपने क्लास 12 में वो पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर जो होता है, चैप्टर 1 वो पढ़ा होगा। तो ग्रेविटेशन यार और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है वो डेफिनेटली सेम है, उसमें फॉर्मूले सेम है कि जो भी उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके फॉर्मूले और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलेज वगैरह एकदम सेम है। तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है ना। तो 4 से 5 घंटे अगर आप दोगे यार अपने हिसाब से, जितना आप टाइम दे सकते हो जितनी जल्दी हो जाएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर कर लो, या आपके पास अगर HC वर्मा हो तो उसकी एक्सरसाइज कर लो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 से 20 क्वेश्चन भी लगा लोगे अच्छे से, तो आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। और फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने नहीं काउंट करा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स जो काफ़ी टफ चैप्टर है, मतलब एकदम से नहीं होगा वो, तो इसलिए मैंने उसको रहने दिया है। SHM भी आप छोड़ सकते हो, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। और वेव्स में मैंने पूरा नहीं रखा, क्योंकि वेव्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पर वेव्स में डॉपलर इफेक्ट से जनरली क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से आ गया तो आपके 4 नंबर तो समझो पक्के ही हैं। और उसको पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 या 3 घंटे आप इसमें कवर कर सकते हो। ग्रेट। तो दूसरा आता है थर्मल फिजिक्स। यार थर्मल फिजिक्स में क्या है ना कि थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे 2 बॉडीज को कंबाइन कर दिया, एंड कंबाइन एक तरफ टेम्परेचर दे दिया 100, दूसरी तरफ 0, और पूछ लेंगे कि टर्मिनल पे कितना टेम्परेचर होगा, उन दोनों के जंक्शन पे कितना टेम्परेचर होगा। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। और साथ ही साथ कैलोरीमेट्री की एक सिस्टम है, उसको हीट देने में उसमें आइस डाल दी तो उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, तो बताओ कि कितने समय में कितनी आइस बच गई। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यार अगर आप ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। तो देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर फिजिक्स में देखा जाए तो टोटल 10 टॉपिक हैं, 10 से 11 टॉपिक हैं। और अगर आप डेली एक टॉपिक भी करते हो, एक चैप्टर भी करते हो, तो आपका 10 से 11 दिन में तो समझो फिजिक्स 11th की हो ही गई, और आपका 50 to 60% फिजिक्स का सिलेबस भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक केमिस्ट्री में। तो यार केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स देखे जाए तो कितने, पहला है मोल कंसेप्ट, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा है गैस स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आपका GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, और पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ग्रेट। अब अगर मोल कंसेप्ट में क्या है ना यार, मोल कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आता है। तो मोल कंसेप्ट में आपको क्या चीज आनी चाहिए, आपको कंसंट्रेशन टर्म्स आनी चाहिए, मोलैरिटी, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो सारी टर्म्स जो है आनी चाहिए। उन पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है केमिस्ट्री में। और साथ ही साथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप करके जा सकते हो। यार आप देख लो कि मैंने यहाँ केमिस्ट्री में टाइम नहीं लिखा, क्योंकि यार केमिस्ट्री डिपेंड करता है कि किसको किसकी जल्दी याद हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ टाइम नहीं लिखा। अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं। ओके। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड की, उसकी एनर्जी की, वो सारे फॉर्मूलेज याद कर लेना, क्योंकि क्या पता उसका से क्वेश्चन आ जाए। तो आप अगर आपको नहीं आते होगा तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ और चांस तो है नहीं आप लोगों के पास, है ना। साथ ही साथ गैस स्टेट, PV = nRT, सबको ही पता होता है यार, आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी तुम कवर कर सकते हो। एंड फिर आती केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यार केमिकल इक्विलिब्रियम पे भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। पूछ लेंगे कि इतने टाइम में कितनी अमाउंट बच गया है, इसकी मोलैरिटी बताओ, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये आने चाहिए, ये जरूर से करके जाना। अगर नहीं करोगे तो पछताओगे पेपर के बाद, फिर कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। आयनिक इक्विलिब्रियम को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। पर हाँ, अगर आप चारों, जैसे इस बार 4 बार हो रहे हैं जी मेंस, तो आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, पर उसके बाद कवर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद हर महीने एक हो रहा है ना। तो आप जब उसके बाद कवर कर लो, तो आप जो बाकी चैप्टर छूट गए हैं वो अगले जी मेंस के लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यार सबको ही पता है, सबका दुख है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, नहीं हो पाती सबसे। तो पर उसमें ना पीरियोडिक प्रॉपर्टी जरूर कर जाना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस किसका बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, आयनिक रेडियस, तो वो सब चीज़ें कर जाओगे तो अगर कोई क्वेश्चन आया तो हो जाएगा, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे तुम लोगों के। और साथ ही साथ GOC, सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, 11th और 12th तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है। पर 11th में हमारे सिर्फ GOC और हाइड्रोकार्बन है। ओके। तो GOC में से आपको सिर्फ क्या क्या करके जाना है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, और IUPAC भी आप करके जा सकते हो, क्योंकि एक आध क्वेश्चन IUPAC पे तो आ जाएगा, तो आपको नाम पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट ये सब करके जाना, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आते हैं कि किसका जो है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड होते हैं। तो वो सब अगर आपको आते होंगे तो आप उस पर क्वेश्चन बना सकते हो। और प्रैक्टिस सेम जेई के PYQs कर लेना। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि प्रीवियस ईयर कैसे कैसे करने, तो आप वो जाके भी देख सकते हो। ओके। तो ये हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन यार डिपेंड करता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर आप कर सकते हो कर लेना, एल्केन एल्कीन्स वाला पार्ट कर लेना, उस पर
जब उस पे से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बल्कि एल्कीन्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप एल्कीन्स वाला टॉपिक कवर कर सकते हो। यार अब आप कुछ लोग होंगे कि उनके पास जो है ना नोट्स नहीं होंगे, तो यार मैं अनअकैडमी के नोट्स का लिंक शेयर कर दूंगा। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि आप मेरे को कहने लगो कि आप अनअकैडमी को स्पॉन्सर कर रहे हो या जो भी स्पॉन्सर करा है, यार कोई भी उनकी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने खुद अपने पहले जेईई के लिए उनके नोट्स रेफर करे थे, मेरे एक अच्छा खासा स्कोर आया था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अनअकैडमी की साइट से जाके नोट्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के नोट्स हैं। और मेरा पहला जेईई जब मैंने दिया तो मेरे जितना मैंने सोचा था उससे मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, ठीक है ना। तो आप लोग भी कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका मैथ्स। ओके, अब अगर मैं मैथ्स में टॉपिक गिनवाऊँ तो टोटल आपके हैं, एक तो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड सेट्स। तो जितने भी टोटल चैप्टर्स हैं, इसमें से मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को डेफिनेटली करके जाना है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या, जितनी भी आप लोगों को फॉर्मूले है ना, तो वो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे जनरली क्वेश्चन आ जाता है। अगर आगे नहीं तो किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स करके दे देंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा और उस चीज़ उसमें यूज हो रही होगी तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो फॉर्मूला याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने यहाँ 2 घंटे लिखे हैं, बल्कि फॉर्मूला जल्दी याद हो जाएंगे आप लोगों को, तो आप जरूर से करके जाना, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जितनी भी कंडीशंस होती है ना, कि जैसे साइन एक्स जो है उसकी जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है, कॉस एक्स की भी ऐसी होती है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। इन्हीं पे जो है जेईई क्वेश्चन खेलता है, इन्हीं के साथ क्वेश्चन आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कंबाइन करके क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप लोगों को उनकी कंडीशंस पता होंगी तो आप क्वेश्चन बना लोगे। तो मैथ्स अगर आती है तो आती है, वरना नहीं। और मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज़्यादा करके जाना, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, उसके बाद कोई और बुक तुम उठाना। अगर वैसे टाइम तो है नहीं, पर अगर तुम लोगों के पास हो और तुमने प्रीवियस ईयर कर रखे हो तो उसके बाद ही तुम जो है कोई और टॉपिक उठाना, ठीक है ना, कोई और बुक से कर सकते हो। और फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जरूर से करके जाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ मिक्स करके दे देंगे। तो उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी पता होनी चाहिए, कि d > 0 कब होना है, d < 0 कब होता है, तो वो सब पता होना चाहिए। उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे में वो तुम्हारा हो जाएगा। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज भी करके जाना, AP, GP, HP, उनकी सारी कंडीशंस कर लोगे तो यार क्वेश्चन बना लोगे। और जब डेफिनेटली आते हैं इसमें से क्वेश्चन, हर बार आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी ज़्यादा टाइम 3 से 4 घंटे तुम्हारे लग रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें काफ़ी एक्सपेंशंस वगैरह हैं, तो तुम सारा ना कर पाओ तो एटलीस्ट NCR, NPR और जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, और उस पर जनरली कंपेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक प्रूफ करने के इक्वल कि A, B ऐसे टाइप क्वेश्चन तुमने देखे होंगे प्रीवियस ईयर में, देख लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ तुम करके जाना। और फिर आती है तुम्हारा PNC और कॉम्प्लेक्स नंबर, एक काफ़ी बड़े टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अभी प्रायोरिटी में नहीं रखा कि तुम इसको करके जाओ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन्स तुम्हारा इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, तुम्हें क्या दें पता होनी चाहिए कि कंडीशंस पता होनी चाहिए कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, 2 लाइन पैरेलल है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, पॉइंट का लाइन से क्या डिस्टेंस होता है। तो ये सब चीज़ें जितने भी फॉर्मूले हैं ये पढ़ के जाना, क्योंकि ये इससे आगे जितने भी चैप्टर में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स सब में यूज होते हैं डिस्टेंस का, ठीक है ना। तो ये चीज़ करके जाना, ओके। अगला आता है तुम्हारा सर्कल। सर्कल में जनरल ज़्यादा ना तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पे ही जनरली जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, सर्कल हो चाहे पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो, ठीक है। तो इन सबको करके जाना, 3 से 4 घंटे लगेंगे। और इनकी जनरल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, कि सर्कल की जनरल इक्वेशन से रेडियस कैसे निकालते हैं, कि सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं अगर इक्वेशन गिवन हो, तो वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सेम पैराबोला की भी और एलिप्स की, इन सब की भी जनरल इक्वेशंस तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ग्रेट। तो यहाँ से अगर तुम करोगे तो 3 से 4 घंटे तुम अगर पर डे पर चैप्टर भी देते हो, साथ ही साथ क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो जेईई के प्रीवियस ईयर, तो तुम्हारा अच्छा खासा स्कोर 11th का कवर हो जाएगा। अच्छे खासे 11th से मार्क्स आ जाएंगे, जितने तुमने सोच भी नहीं रखा था उससे अच्छा स्कोर तुम ले आओगे, ठीक है। अब आते हैं सेट्स यार तुम कर लेना अपने हिसाब से, सेट्स इजी सा टॉपिक है तो तुम कर सकते हो उसको। तो यार ये जो PPT है मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो तुम्हारी इससे हेल्प हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैंने पहले ही बता दिया, अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो तुम अनअकैडमी की साइट से जाके जरूर से चेक कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बने हुए तो बहुत बढ़िया बात है। तो बस यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो यार जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, जरूर से सब्सक्राइब कर देना यार, तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा लोग तुम्हारे दोस्त हों, तुम जिनको जानते हो, जिनको ज़रूरत हो, तो उसके साथ शेयर जरूर करना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सी चीज़ बुरी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताना। और